नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और पीड़िता को शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में जो पीड़ित पक्ष जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था और यह कह रहा था कि अब न्याय की उम्मीद नहीं है, तो न्याय की एक बड़ी उम्मीद आई है, आशा की किरण आई है पटना हाई कोर्ट में। अब इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। यह केस लिस्ट हो गया है। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे पीड़िता के, पीड़ित परिवार के वकील अधिवक्ता दिवाकर सिंह। हम उनसे जानेंगे कि सीबीआई जांच से क्यों आपत्ति है और क्या चाहता है पीड़ित परिवार, और क्यों पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी, और सीबीआई जांच जब सरकार ने कह दिया कि सीबीआई जांच हम करवाने के लिए तैयार हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई, तो फिर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और केस को लिस्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सीबीआई जांच तो बात की विषय है। सीबीआई जांच तो अभी 2-3 दिन से फ्लॉन्ट हो रहा है मीडिया में। वस्तुतः इस केस को फाइल किया गया था 22 जनवरी 2026 को, और उस वक्त ना तो सीबीआई का कोई बात चर्चा में था और न ही केस का सही तरीके से जांच हो रहा था। एक एसआईटी का गठन किया गया था और उस एसआईटी के द्वारा जांच के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही थी। ना सिर्फ खाना पूर्ति, पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक संवेदना की स्थिति में पहुंचाना, ऐसी स्थिति बनी हुई। पीड़ित परिवार को टॉर्चर किया जा रहा था। कौन कर रहा था टॉर्चर? एसआईटी की टीम कर रही है, पुलिस कर रही है, खुद डीजीपी कर रहे हैं। हमारे बिहार के जो डीजीपी हैं, अभी मुझे कल ही जानकारी प्राप्त हुई है कि डीजीपी ने ज़बरदस्ती पीड़ित के जो लड़की है जिसका डेथ हुआ है, उसके माता पिता को बुलाया अपने घर पे, आवास पे या कार्यालय पे, आवास पर बुलाया। आवास पर, मैं कंफर्म हूँ, आवास पर बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद स्थिति होती है कि उन पर जबरदस्ती दबाव दिया जा रहा है कि आप स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा कि आप स्वीकार कर ले कि आपकी लड़की जो है आत्महत्या की है। जब इन्होंने कहा कि हमारी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, तो वो गाली गलौज करने लगे पीड़िता के माँ के साथ। अब गाली गलौज सुन करके कोई व्यक्ति आपके पास न्याय मांगने गया है ना, आप न्याय देने की जगह गाली गलौज कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग जब वहाँ से निकले तो मीडिया की टीम थी पीछे, ज़बरदस्ती इनको जो है हमारे गृह मंत्री के आवास पर ले जाया जा रहा था। खुद एसएसपी पटना उनको जो है एस्कॉर्ट कर रहे थे। ज़बरदस्ती जो है एक गुंडे मवाली की तरह बेऊर मोड़ के पास जो है पीड़िता के माता पिता को गाड़ी में उठा करके ये लोग प्रयास कर रहे थे कि गृह मंत्री के आवास पे ले जाए और वहाँ पर ज़बरदस्ती कबूलाया जाए। हालांकि हमारी न्याय व्यवस्था एकदम क्लियर है कि किसी के सिर्फ कबूल लेने से कोई भी घटना जो है कंफर्म नहीं हो जाती कि हाँ ऐसी ही हुई है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये हमारा केस है 1950s का। उसमें ये था कि जो अग्नू नगेशिया नाम का व्यक्ति था, उसने अपना जुर्म कबूल किया था पुलिस स्टेशन में, और उसकी सज़ा जो है रांची से अफर्म हो गई। फिर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में आया तो वहाँ से भी अफर्म हो गई, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो बरी हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कबूल कर लेने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पुलिस का जो डायरेक्शन है, जो जांच की जो दिशा है, वो गलत रास्ते पे है। देखिए, गलत ट्रैक पे अब इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब तक जो है, आपने जो जानकारी दी कि केस लिस्ट हो गया है। सुनवाई कब है? सुनवाई मंडे को है। ये मंडे को है। हाँ। तो सोमवार को सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या मांग लेकर आपने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, यानी पीड़ित परिवार ने खटखटाया है आपके माध्यम से? हमारी मुख्यतः 3-4 मांगे हैं। एक मांग तो है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में है कि हम ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सिटिंग जज या फिर निगरानी में जांच, या फिर रिटायर्ड जज के निगरानी में, उनके मॉनिटरिंग में एक जांच कमेटी का गठन हो और वो जांच का क्रियान्वयन किया जाए। ये मांग है। हाँ, एक तो ये प्रमुखता से मांग ये है। दूसरा हमारा मांग था कि किसी सेंट्रल एजेंसी या फिर कोई ऐसी एजेंसी जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा जांच किया जाए। हालांकि सीबीआई का नाम फ्लॉन्ट हो रहा है, लेकिन फ्लॉन्ट नहीं हो गया। अब बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी कि
बाकायदा इसकी जानकारी दे दी गई कि बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी कि अब हम सिफारिश करते हैं कि सीबीआई जांच करे। अब इसकी प्रक्रिया ये है कि यह डीओपीटी को जाएगा, गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय इसको भेजेगा सीबीआई डायरेक्टर के पास। सीबीआई डायरेक्टर ये तय करेंगे कि सीबीआई जांच करेगी या नहीं। लेकिन अमूमन ऐसे केसों में अगर गृह मंत्रालय भेजता है तो सीबीआई जांच स्वीकार कर लेती है। तो आप सीबीआई जांच, आप मतलब पीड़ित परिवार, आप पीड़ित परिवार का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए मैं आप कह रहा हूं, मतलब आप नहीं चाहते हैं, पीड़ित परिवार नहीं चाहता है कि सीबीआई जांच हो, आप न्यायिक जांच चाहते हैं, आप हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। कारण उसके पीछे स्पष्ट है कि सीबीआई के जांच में समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाता है। 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं। 10 साल 15 साल नहीं, मतलब लगे हैं, जैसे कह सकते हैं 4 साल 5 साल, 10-10 साल भी लगे हैं, 10-10 साल भी लगे हैं। अभी ये कहना उचित नहीं है कि कितना साल लगता है। लेकिन हाँ, एक ये है कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, उनके जजेस के मॉनिटरिंग में जो जांच हो सकती है वो शायद ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो सकती है ऐसे मामलों में, खासतौर से जहाँ पे विकट स्थिति ऐसी है और एक महिला के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये जो आपने बात कही, आज भी पीड़िता के पिता ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है इसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता है और इसीलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है। ये बड़े लोग तभी पकड़े जाएंगे जब न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। ये पुलिस और सीबीआई उन बड़े लोगों तक पहुंच पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय की निगरानी में जांच होगी तो ये बड़े लोगों की संलिप्तता उजागर होगी। कौन है ये बड़े लोग जिनकी ओर इशारा विक्टिम के फादर कर रहे हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कारण ये है कि जांच एजेंसियां, अगर उन पर संदेह किया जाए तो कोई सीबीआई या फिर अपना पुलिस का जो भी है, अगर संदेह किया जाए तो न्यायालय के पास भी तो एजेंसियां तो वही हैं जिनसे वो जांच कराएंगी। न्यायालय खुद जमीन पर उतर के तो जांच करेंगी नहीं। अब यह है कि एसआईटी का जो गठन किया गया, एसआईटी इसमें बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है, ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन उनका ये कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है न्यायालय के हस्तक्षेप से जांच होगा, बाकी सब चीज़ वो सही नहीं हो सकता। पहली बात तो है कि जांच जो है वो चल रहा है। दूसरी बात है कि मामला न्यायालय के सामने है, तो जब न्यायालय के सामने जो है सबजुडिस्ड मैटर है तो इस मैटर में बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। और अगर न्यायालय इस पर सही मानती है कि इसमें सही तरीके से एक न्याय कमेटी बना करके जांच किया जा सकता है तो न्यायालय बिल्कुल हमें ये ऐसा आदेश करेगी। और ये कहना कि बाकी एजेंसियां जांच में सक्षम नहीं है, थोड़ा ये सबसे, देखिए विक्टिम के जो फादर हैं उनसे अपेक्षा ये नहीं की जा सकती कि वो जो बोलेंगे एकदम कानून के मुताबिक बोलेंगे। वे दुखी हैं, टूटे हुए हैं, हताश हैं, चारों तरफ से लड़ते लड़ते 24 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन होता होगा, दुख होता होगा, तकलीफ में कुछ ऐसा भी बोल जाते होंगे जो कानूनी मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। तो उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया कोर्ट भी रखेगा, तमाम एजेंसियां भी रखेंगी। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि वे तो जो बोल रहे हैं वो उनका दुख, तकलीफ, उनकी पीड़ा उनसे बुलवा रहा है। आप तो कानून के जानकार हैं, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हुआ है छात्रा के साथ? आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक। देखिए, पुलिस कह रही है कि सुसाइड है। अगर सुसाइड होता तो शायद उसके अंडरगारमेंट्स पे सीमेंस का ट्रेस नहीं मिलता। अगर सुसाइड होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं होती। तो या तो हो सकता है कि सेक्सुअल असॉल्ट और ये सारा कुछ जो है ये लीड किया हो उस घटना को कि यहाँ तक वो मामला पहुँचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ में सेक्सुअल असॉल्ट है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उस लड़की ने शौक से सुसाइड किया हो या किसी अन्य परिस्थिति में सुसाइड। और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम। अगर सुसाइड किया तो कोई, मैं क्यों नहीं कर ले रहा हूँ सुसाइड कोई सुबह उठ के खुशी खुशी तो जाके नहीं कर लेता है। अगर सुसाइड किया भी मान लीजिए तो किसने उसको इतनी तकलीफ दी, इतना परेशान किया कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया एक 17-18 साल की लड़की बच्ची के सामने, और उसको लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं है। आखिर किसने उसको इतना परेशान किया? एक तो बड़ा सवाल बिहार के समाज के सामने है। बिल्कुल लड़की को उस फोर्सफुल सिचुएशन में ढकेला गया। या तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के इतना मारा पीटा हो और जानबूझ के
इसको एक शक्ल दिया गया सुसाइड का, सुसाइड का। क्योंकि मुझे एक छोटी सी जानकारी और मिली थी, हालांकि पता नहीं ये कितना सही है शेयर करना या नहीं, था कि दवाई का इस्तेमाल जो कहा जाता है कि एक टेबलेट खाया था, जहाँ तक जिस दवाई की खरीदने की बात की जाती है जहानाबाद से, उसका 0.25 mg का था। और लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने टेबलेट खा करके आत्महत्या की है, मुझे बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन शायद वो 10 mg का था। तो दोनों टेबलेट तो मिसमैच कर रहा है। जाहिर सी बात है कि किसी ने वहाँ पे टेबलेट इम्प्लांट किया है, या तो ये शो करने के लिए कि लड़के ने सुसाइड किया है, या फिर वाकई में उसे खिला के ही मारा गया हो, जबरदस्ती फोर्सफुली अभी तो जांच का विषय है। तो जो सोमवार को लिस्ट हुआ है, ये मामला सोमवार को इस पर बहस होगी, और आगे क्या प्रक्रिया होगी फिर? मतलब नोटिस भेजा जाएगा तमाम पार्टियों को? नोटिस, जहाँ तक बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये डिस्क्रिशन है कि वो हो सकता है कि उसी दिन कुछ एक त्वरित प्रक्रिया का एक यथोचित उपाय बताते हुए कुछ कर दे, या फिर ये भी किया जा सकता है कि अपोजिट पार्टीज, खासतौर से जितने हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, जिसमें स्टेट अथॉरिटीज़ भी हैं, बाकी उनको नोटिस गया है। उनको नोटिस ऐसे नहीं जाता। जब केस फाइल होता है ना, ऐसी केस फाइल होता है तो स्टेट का जो एडवोकेट होता है उसके पास उसकी एक कॉपी चली जाती है, तो वो समझे कि एक प्रकार से तो नोटिस उनको मिल ही गया। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट जो है ये डायरेक्शन दे कि स्टेट को और जो बाकी कंसर्न रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज है कि आप जो है काउंटर एफिडेविट फाइल करिए कि ये पिटीशन जो आपके सामने फाइल किया गया, इसमें आपका क्या कहना है, आपका क्या वर्जन है, और अभी तक जो जांच की गई है उसका क्या अपडेट है, ये मांगा जा सकता है। या हो सकता है कि आउटराइटली जो है कोर्ट ये रिफ्यूज कर दे कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ है, सब कुछ सही चल रहा है, जो हो रहा है जांच सही हो रहा है। या एक ऑप्शन बचता है कि कोर्ट कहे कि नहीं, अगर हम यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किए तो बहुत ज़्यादा विकट स्थिति आ जाएगी, इसलिए हम अभी जो है इसको जो एक जांच कमेटी का गठन करते हैं, और बाकी जो है हम ट्रांसफ़र करने के लिए कहेंगे कि जो मैटर अभी तक SIT देख रही थी वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उसके बाद फिर जाँच आगे चले। कुछ भी हो सकता है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा अपना टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर निगरानी में भी जांच होगी माननीय पटना उच्च न्यायालय के, तो भी CBI या कोई एजेंसी ही तो जांच करेगी ना, बस मॉनिटरिंग करेगी, मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, CBI जैसी एजेंसी जांच कर सकती है, कुछ स्पेशल SIT बनाई जा सकती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टीम, या कुछ इस टाइप का बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें CBI या कुछ वैसे लोग ही करेंगे, हो सकता है कि अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी एक टीम का गठन किया जाए, और उसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज, जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है, हम थोड़ा सा उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर थोड़ा उचित निर्णय लेते हुए एक डायरेक्शन दे कि किसी ऑनरेबल सिटिंग जज या किसी रिटायर्ड जजेस के ही निगरानी में इसका क्रियान्वयन किया जाए जांच का। तो उस समय अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग आते हैं उनका एक टीम बना करके, वो किसी भी एजेंसी से हो सकते हैं, CBI से भी हो सकते हैं, बिहार पुलिस से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, उनका एक टीम बना करके जो है वस्तुतः जो है जांच को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ताकि कंप्लीट एक हमारा जो है एक्सट्रैक्ट मिल सके कि वाकई में क्या हुआ था। अभी देखिए, आज मेरी बात हुई पीड़िता के परिजनों से। पीड़िता के परिजन कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव ने आज एक बयान जारी किया है सोशल मीडिया पर लाइव आकर। उन्होंने कहा है कि पीड़िता के परिवार की हत्या कराने के लिए 7 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को, और पीड़िता के परिवार पर जान का खतरा है, पीड़िता के परिवार की जान को खतरा है, कभी भी उन पर हमले कराए जा सकते हैं, उनको तोड़ने, डराने, दहशत, खौफ से भरने की कोशिश की जा सकती है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि उन्हें सुरक्षा के नाम पर एक चौकीदार दिया गया है, वो भी तब जब बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान पहुंचे और उन्होंने जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक को कॉल करके कहा कि कुछ सुरक्षा दीजिए इनको, तो एक चौकीदार भेज दिया गया। अब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत के लोकतंत्र का कस्टोडियन है पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, पीड़िता के पूरे सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुपारी देने की कोशिश, सुपारी दी गई है, हत्या कराने की कोशिश चल रही है, तोड़ने की कोशिश चल रही है, हमले कराने की कोशिश करी, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना एक मंतव्य हो सकता है,
उस पे मेरा सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं? हाँ, सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अच्छी बात है। आप चिंतित हैं सुरक्षा को लेकर, परिजनों को लेकर? बिल्कुल चिंतित है। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो क्रिमिनल रिट फाइल किया गया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में, उसमें दूसरा रिलीफ ही यही है कि सुरक्षा दी जाए, कि परिवार को सुरक्षा दी जाए। कारण ये है कि परिवार को न सिर्फ जैसा कि आप बता रहे हैं बाहरी लोगों से डर है, परिवार को एसआईटी से भी डर है। परिवार इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि लोग इनके नाते रिश्तेदारों में पहुंच जा रहे हैं। 2 साल पहले, 2 महीना पहले जिसकी शादी हुई हो, जिसमें उस लड़की ने शादी अटेंड किया हो, ये लोग वहाँ पहुँच के जो इनके जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब लोग हैं, उनको तक परेशान कर रहे हैं। तो डर तो है। अब जांच जिस लाइन में होना चाहिए उस लाइन में ना हो करके रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। इस बीच में क्या होगा? एक तो इनकी जान को खतरा है, जान के साथ साथ बाकी सब चीज को भी खतरा है, मान को भी खतरा है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप इस रिवर्स डायरेक्शन में जो जांच करा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो इसमें गेन किसको हो रहा है? जो एक्चुअली जिसने क्राइम किया उसको गेन हो रहा है। और जितना डिले होता रहेगा एविडेंसेस तो खत्म होते रहेंगे। एविडेंसेस स्टैटिक नहीं रहते। किसने किया क्राइम? मनीष चंद्रवंशी ने? किसने किया? किसी का किस नाम पर शक है? मैं कौन किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं जांच करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक तुच्छ अधिवक्ता हूँ। तो सस्पेक्ट कौन है? सस्पेक्ट पेरेंट गार्जियंस ने बताया है, सब कुछ बताया है, सबके सामने क्लियर है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सस्पेक्ट मनीष चंद्रवंशी, नीलम अग्रवाल और तमाम लोग जिनके हॉस्टल में मेरी बेटी रह रही थी, वो दे आर सस्पेक्ट्स। Obviously they are suspects, but according to the victim family, they are suspects. The suspects would be derived out only after the proper investigation. Yeah. And for that only we have filed the criminal rape. तो दूसरी मांग ये है, पहली मांग पटना उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में, निगरानी में जांच हो। दूसरी मांग ये है कि जो विक्टिम फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और कोई मांग है? नहीं, बाकी सब रिलेटेड मांग है, को रिलेटेड मांग है, कोई विशेष नहीं। यही 2 मुख्य है। ये 2। हाँ। और सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। तो देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार को जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो कुछ ऐसा फैसला आएगा जिससे वो तमाम हजारों परिवार, लाखों परिवार जिनकी बेटियां बिहार के 38 जिलों से राजधानी पटना में डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करने का सपना लेकर आती हैं, और वे इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ अपनी बेटी को पटना भेजते हैं कि कानून का राज है, सुशासन का राज है, मेरी बेटी पटना जाएगी और पटना से जब लौटेगी तो डॉक्टर बनी होगी, वो इंजीनियर बनी होगी, वो एडवोकेट बनी होगी, वो बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करके ऑफिसर बनी। छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा जी कि हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं कि रिट क्यों किया गया है, हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, हमारे लॉ में एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि जो क्या कानून है, जो न्याय है, उसमें सीधे कहा जाता है कि जस्टिस इज नॉट ओनली डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो, ताकि सही संदेश जाए समाज में। बिल्कुल, अपराधी डरे और जो आदेश है वो समाज के लिए एक नजीर बन सके, नजीर बन सके। और इसी वजह से जो है क्रिमिनल रिट हमारा फाइल किया गया था, इसी उद्देश्य के साथ कि लड़की के परिवार के साथ सिर्फ जस्टिस हो, नहीं होना तो है ही जस्टिस, साथ ही साथ ये दिखे भी कि वाकई में हो रहा हो। और दूसरा फिलोसफी ये कहता है कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप जितना विलंब करिएगा वो उतना उसका जस्टिस जो है आप उसको दूर ले जा रहे हैं जस्टिस से। तो हमारा न्याय से तो खैर गुरेज मतलब अपना प्रार्थना है ही, प्रेयर है ही, साथ ही साथ सब लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि एटलीस्ट इस चीज़ के लिए प्रयास करें, इस चीज़ के लिए प्रयत्न करें कि जस्टिस मिले, टाइम पे मिले और दिखे कि हाँ जस्टिस हो रहा है। तो देखिए, जो वकील साहब कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात कही है इन्होंने। जो भरोसा है वो न टूटे। भरोसा क्या है कि बिहार के 38 जिलों से, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ अच्छे फैकल्टी नहीं है, वहाँ से बेटियाँ आ रही हैं पटना, अकेली आती हैं, उनके साथ तो कोई नहीं होता है। भरोसा होता है कि पुलिस है, कानून का राज है, अदालतें हैं, मेरी बेटी अकेली भी पटना में सुरक्षित रहेगी और कुछ बनकर पटना से वापस लौटेगी। वो भरोसा न टूटे, वो विश्वास न टूटे और बेटियों का
घर से बाहर निकलकर पढ़ना और कुछ बनना न टूटे, दीवार खड़ी न हो बेटियों के रास्ते में, बेड़ियां न बंधे, यह काम अब सिस्टम को करना है। यह काम अब माननीय पटना उच्च न्यायालय को करना है और यह काम सीबीआई और बिहार पुलिस को भी करना है। सबको मिलकर यह काम करना है कि बेटियां सुरक्षित महसूस करें। बेटियों के पिता जब पटना भेजें अपनी बेटी को पढ़ने तो उन्हें रात में नींद आए, और हम उम्मीद करते हैं कि यह होगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।